हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स के लास्ट के 5 इयर्स के यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट किया लास्ट के 5 इयर्स में, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव को आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स के लास्ट के 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग अप्रैल 2015 का करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 16, 17, 18 ऐसे 19 के एवरी ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक करके मैं आप लोग को अपलोड करने वाला हूँ फ्रेंड। तो आप लोग को जिससे एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा और आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो फ्रेंड, जिससे मैं और भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को उसके भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आपको अप्रैल 2015 के ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया है, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस। यदि हम लोगों ने क्या दिया है यहाँ पे कि इफ द एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। आप लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला जब आपने पढ़ा रहेगा तो पढ़ा रहेगा वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ऐसे में जब हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो क्या हम लोग को आएगा, फेवरेबल रहेगा कंडीशन, एडवर्स रहेगा या नील रहेगा या ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, क्या रहेगा, एडवर्स रहेगा, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट हम लोग का क्या है, ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एडवर्स बोलते हैं फ्रेंड। सेकेंड आते हैं, अब नॉर्मल लॉस यूनिट आर इक्वल। क्या दिया है यहाँ पे फ्रेंड, अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर इक्वल। अब नॉर्मल लॉस का जो यूनिट रहता है किसके इक्वल होता है, आउटपुट यूनिट के बराबर होता है। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट के बराबर होता है। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट के बराबर होता है। ये आपका ऑल ऑफ द अबव है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, एक कौन से चैप्टर से, प्रोसेस कॉस्टिंग से है। आप लोग ने इनपुट यूनिट, जहाँ पे जो इनपुट करते हैं हम लोग उसे इनपुट यूनिट बोलते हैं। तो क्या बोला, अब नॉर्मल लॉस जो रहता है वो इनपुट यूनिट के बराबर होता है क्या, या आउटपुट, आउटपुट मीन्स जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट, तो आउटपुट उसके बराबर होगा क्या, अब नॉर्मल लॉस के बराबर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो राइट हो ही नहीं सकता है। सेकेंड में दिया है इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट यूनिट मान लेते हैं हम लोग 500 से यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं और हम लोग को नॉर्मल लॉस कितना, 50 यूनिट्स का है, तो बचा वो सब अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, ये भी नहीं राइट होगा। यहाँ पे आपको दिया है इनपुट यूनिट, यहाँ पे इनपुट हम लोग ने 100 यूनिट किया, यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स हो गया। आउटपुट कितना हो गया हम लोग को, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को, नहीं यहाँ पे लॉस को थोड़ा कम लेते हैं, हम लोग ने 100 यूनिट्स यहाँ पे इनपुट किया, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग है, 100 यूनिट इनपुट किया, हम लोग को नॉर्मल लॉस यहाँ पे 10 यूनिट्स का हो गया। मेरा आउटपुट जो है 80 यूनिट्स का हो रहा है। अब नॉर्मल लॉस कैसे पता चलेगा, हम लोग को 100 यूनिट से माइनस करेंगे 90, जितना 80 यूनिट्स हम लोग को आउटपुट का और नॉर्मल लॉस का 10 यूनिट्स, तो रिमेनिंग जो 10 यूनिट्स है वो क्या, अब नॉर्मल लॉस है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस एंड आउटपुट आएगा फ्रेंड। स्टोर लेजर अकाउंट्स ए सेपरेट अकाउंट। क्या दिया है, स्टॉक लेजर अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स रहता है, सेपरेट अकाउंट्स रहता है। क्या दिया है यहाँ पे, ईच आइटम ऑफ द स्टोर, रिसिप्ट सिर्फ रिसिप्ट का जो स्टोर रहता है उसका रहता है, इशू स्टोर सिर्फ रहता है, या नॉन ऑफ द अबव रहता है। तो आप लोगों ने स्टॉक लेजर ऑलरेडी आपने स्टोर लेजर पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग को कैसे रिकॉर्ड होता है फ्रेंड, ईच आइटम, स्टोर के जितने भी आइटम रहते हैं सब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग इज, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, यहाँ पे आपको पूछा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, या फिर आपको सिमिलर टू ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग है, या नॉन ऑफ द एबव है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या है, टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है क्या है, टेक्निक है कॉस्टिंग का फ्रेंड। अब नॉर्मल गेन अराइजेस, अब नॉर्मल गेन अराइज कैसे होता है, अब नॉर्मल गेन कैसे अराइज होता है फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है। अब नॉर्मल गेन के लिए आउटपुट क्वांटिटी इज मोर देन इनपुट क्वांटिटी। आउटपुट क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा किससे, इनपुट क्वांटिटी से, तो अब नॉर्मल गेन अराइज होता है। या अदरवाइज आपको यहाँ पे दिया है
देयर इज द रिडक्शन इन द नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस यदि हम लोग को कम हो रहा है तो अब नॉर्मल गेन होगा, अदरवाइज आपको अब नॉर्मल लॉस अवॉइडेड, अब नॉर्मल लॉस हो नहीं रहा है तो हम लोग को अब नॉर्मल गेन होगा। तो यहाँ पे या नॉन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप खुद ही सोचो, आउटपुट क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा इनपुट क्वांटिटी से तो हो सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी क्या उसके लिए वजह से जो लॉस जो गेन हो रहा है उसे हम लोग अब नॉर्मल गेन बोलेंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम लोग को क्या होता है, देयर इज द रिडक्शन, जब आपका नॉर्मल लॉस ही कम होने लगेगा। हम लोग को नॉर्मली लॉस होना चाहिए था 100 यूनिट, अभी मुझे नॉर्मल लॉस हो रहा है सिर्फ कितना, 50 यूनिट्स। इट मीन्स हम लोग को एडवांस 50 यूनिट्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या हो गया, अब नॉर्मल गेन हो गया फ्रेंड। कब? देयर इज द रिडक्शन इन द नॉर्मल लॉस, यदि रिड्यूस हो रहा है तो। 6 देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन डिफेक्टिव वर्क। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क्स को कहाँ पे हम लोग ने रिकॉर्ड करते हैं या कहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइड डिफेक्टिव वर्क को कहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, इग्नोर फ्रॉम करंट अकाउंट बोलता है हम लोग को, या तो डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इग्नोर करंट अकाउंट्स करेंगे, क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करेंगे, या डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था फ्रेंड। यहाँ पे इग्नोर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, या हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या राइट ऑप्शन रहेगा, 6 का क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन डिफेक्टिव वर्क कहाँ पे आएगा, डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को लॉस हो रहा है वहाँ पे उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे आगे दिया है द प्रोडक्ट विच हैज लोअर सेल्स वैल्यू देन द मेन प्रोडक्ट, क्या दिया है, द प्रोडक्ट विच हैज लोअर सेल वैल्यू, ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेल्स वैल्यू क्या लोअर देना है मेन प्रोडक्ट से। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, या कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं, या बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, या जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड, द प्रोडक्ट विच हैव लोअर सेल वैल्यू देन द मेन प्रोडक्ट वैल्यू, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए डिसाइड किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा रहेगा लेबर के लिए भी होता है, ओवरहेड के लिए भी होता है, मटेरियल के लिए भी होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइडेड फॉर किसके लिए होता है, ऑल ऑफ दी एबो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, ऑल ऑफ दी एबो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, इसमें से हम लोग किसमें से क्या माइनस करते हैं तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, याद है फ्रेंड आप लोग को कुछ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इनटू पीबी रेशियो, या ऑल ऑफ दी एबो। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, ऑल ऑफ दी एबो राइट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग को सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर इसमें से उसके बाद हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आ जाता है। यदि आप रिवर्स चलोगे, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दोगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो भी आ जाएगा, और सेल्स इनटू आप क्या करोगे यहाँ पे पीबी रेशियो, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कैलकुलेट करोगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबो हो जाएगा फ्रेंड। रिटेंशन मनी इज इक्वल, रिटेंशन मनी इक्वल टू क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड माइनस वर्क अनसर्टिफाइड होता है, या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस वर्क सर्टिफाइड होता है, या वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्टर, या ऑल ऑफ दी एबो आता है। तो यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड कि हम लोग को क्या रहता है, वर्क सर्टिफाइड में से पेमेंट जितना रिसीव कर लिया, जैसे हम लोग ने काम कर दिया था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया था 500 का, हम लोग को 450 रुपीज़ मिल गया, तो बचे हुए 50 रुपीज़ जो रिटेंशन मनी हो गया, सामने वाले ने उसे रिटेंशन करके रखा अपने पास, वो बाद में पेमेंट करेगा। ये दो चीज़ें क्या हो गई फ्रेंड, क्लियर हो गई। यहाँ तक आपके जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट इसके क्या ट्रू फॉल्स है, लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी द पॉइंट एट विच टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बोलता है जो बीईपी पॉइंट रहता है क्या वहाँ पे टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है फ्रेंड, ट्रू है ना। बीपी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है उससे ही तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं फ्रेंड।
इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉस्ट यूनिट। क्या दिया है? इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर ईच कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हर एक कॉन्ट्रैक्ट अ कॉस्ट यूनिट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का तो यूनिट रहता है ना, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कॉस्ट निकालते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का कितना कॉस्ट रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए फ्रेंड? ट्रू। तो ये भी क्या है? ट्रू है आपका। फर्स्ट भी ट्रू हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया फ्रेंड। थर्ड, प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम इज अप्लीकेबल टू पेपर मिल। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जो रहता है वो अप्लीकेबल है क्या पेपर मिल पे? यस ट्रू है ना फ्रेंड। पेपर बनाने के लिए भी सबसे पहले हम लोग को रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हम लोग को पेपर बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये भी हम लोग को क्या आता है, किसके अंदर आ जाएगा? पेपर मिल के अंदर भी प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लीकेबल होता है। आई होप आपको ये तीन क्लियर हो गया। फोर्थ देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे लिखा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरलुकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। क्या दिया फ्रेंड? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग रहता है ऑल्सो कॉल्ड द इंटरलुकिंग अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं क्या उसको? हाँ, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग को ऑल्सो कॉल्ड हम लोग इंटरलुकिंग अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। ए बी स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा फ्रेंड। एक्चुअल रेट इज नॉट यूज विल कंप्यूटिंग द लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड? आपको याद है? वहाँ पे हम लोग को क्या होता था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट होता था। तो वहाँ पे एक्चुअल रेट हम लोग यूज करते थे क्या? नहीं यूज करते थे। इट मीन्स ए बी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, ट्रू हो गया। मैं ऐसा बता देता हूँ फ्रेंड। हाँ, अनसर्टिफाइड वर्क इज वैल्यूड एट कॉस्ट बोलता है। जो अनसर्टिफाइड वर्क रहता है उसको वैल्यूड करते हम लोग कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूड करते क्या? हाँ, ट्रू है। ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स आर कॉस्ट अकुमुलेशन एसोसिएटेड विद गिव एक्टिविटीज। क्या दिया है? एक्टिविटी कॉस्ट पूल आर द कॉस्ट ऑफ अकुमुलेशन एसोसिएटेड विद द गिवन एक्टिविटीज। ए स्टेटमेंट क्या रहेगा फ्रेंड? ए भी ट्रू है। एक्टिविटी जो कॉस्ट रहता है पुल आर कॉस्ट अकुमुलेटेड एसोसिएटेड विद द गिवन द यूटिलिटीज। ए भी स्टेटमेंट क्या आपका? ट्रू है। द मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन कॉस्ट कंट्रोल। क्या दिया? द मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन पर्पज क्या रहता है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यस ट्रू है ना फ्रेंड, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट इसलिए तो डिसाइड करते हैं कि हम लोग का कॉस्ट क्या होना चाहिए? बढ़ना नहीं चाहिए, वो लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल जो कॉस्ट रहे, कॉस्ट क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल के लिए ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। तो ए बी स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड? ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ट्रू है फ्रेंड। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लोगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा, इनविजिबल वेस्ट हैज नो सेल्स वैल्यू। बोलता है ऐसा वेस्ट जिसको हम लोग देख ही नहीं पा रहे, जो मीन्स मान लेते हैं हम लोग कैसा केमिकल है उसका गैस बन के उड़ जाता है फ्रेंड। तो ऐसे चीज को हम लोग बेच सकते क्या? नहीं, जो विजिबल ही नहीं उसको हम लोग कैसे स्क्रैप वैल्यू में बेच पाएंगे फ्रेंड? प्रोसेस कॉस्टिंग से ऑब्जेक्टिव दिया है, तो इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ए बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट लेबर हावर्स is a cost pool that regular use in the activity based costing of the methods। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड्स में इसको यूज करते हैं क्या? हाँ, यूज करते हैं फ्रेंड। ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आई होप फ्रेंड आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए रहेंगे, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्प करेंगे फ्रेंड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ईयर के आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ।